नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना है। अभी मेरी उम्र महज 55 साल के करीब ही है, पर फिर भी बालों में सफेदी कुछ ज्यादा ही आ गई है। हालांकि मैं जानता हूं कि वो चिंता और गरीबी की वजह से आई है, उम्र की वजह से नहीं। उम्र से तो मैं अपने को जवान ही समझता हूं। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के धनौली गांव का रहने वाला हूं। वैसे नाम तो मेरा मुन्ना जरूर है, लेकिन गांव में सब मुझे मुन्ना हलवाई कहकर बुलाते हैं। अब मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हलवाई का काम करते हो तो हलवाई तो कहेंगे ही, लेकिन रुकिए, पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा और बता दूं, उसके बाद अपन आज की इस कहानी में आगे बढ़ेंगे। दरअसल कुछ टाइम पहले गांव में ही मेरी मठरी और पताशे की एक छोटी सी दुकान थी, जो कि ठीक ठाक ढंग से चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास भी थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा हो रहा था। फिर तरक्की करते करते मेरी चाय और पकौड़ी की एक बड़ी सी दुकान हो गई। लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी का जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, वो बहुत ही अजीब और डरावना है। कहते हैं ना कि भूत वही नहीं होता जो डराए, बल्कि कुछ भूत तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ इस तरह से घुल जाते हैं जैसे कोई ताड़ी में पुराना गुड़। और जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उससे पहले मैंने ऐसी घटना ना ही तो कभी कहीं देखी थी और ना ही सुनी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में आपने जो कभी ना देखा हो उसको भी भगवान कभी कभी दिखाई देते हैं, और ये संसार अजूबों से भरा हुआ है। तो ऐसा ही एक अजूबा मैंने भी देखा था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर जब से मेरे साथ वो खौफनाक घटना हुई है, उसके बाद से लेकर आज तक मैं कभी तो डर, कभी चिंता और कभी कई तरह की परेशानियां झेलता ही आ रहा हूं। दरअसल एक बार मैंने एक ऐसी अजीबोगरीब आत्मा की दहशत को झेला, जो कि एक 1.5 फुटिया था, यानी कि 1.5 फुट की लंबाई वाला प्रेत। लेकिन अब जो उस 1.5 फुटिया प्रेत का डरावना किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो ना ही तो मेरी चाय की दुकान पर हुआ था और ना ही किसी सुनसान जगह पर, बल्कि वो एक दिन अचानक से ही मुझे मेरे खेत की मड़ैया के पीछे मिला था। हालांकि दिखने में तो वो सिर्फ 1.5 फुट का ही था, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि आज भी जब मैं चारपाई पर लेटता हूं तो डर के मारे अपने पैर समेट लेता हूं। दरअसल जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि हमारे गांव का नाम है धनौली है, और ये गंगा नदी से लगभग 3 कोस की दूरी पर ही मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं है। ये गांव बरगद, पीपल, बबूल, नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। सब लोग खेती करके अपनी गुजर बसर करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गंगा के किनारे रेत में सब्जियां भी उगाते हैं। मेरा भी खेती बाड़ी का पुराना धंधा था, लेकिन अब जमीन नाम की चीज 2 बीघा बची है। इसीलिए अब चाय समोसा की दुकान मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। परिवार में बीवी गीता है, 2 लड़के बबलू और गुड्डू हैं, और सबसे खतरनाक मेरी अम्मा है, जो गालियों का भंडार है। बहुत गालियां देती हैं मुझे, और गाली देकर ही प्यार जताती हैं। हमारा घर खपरेल का है। आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ है। उसकी छांव में मैं अक्सर तख्त पर बैठकर बीड़ी फूंकता हूं और दुनिया की बुराइयां सोचता हूं। यहाँ के तो लोग सीधे साधे हैं, लेकिन चुगली में बहुत तेज हैं और बातूनी भी बहुत हैं। इसके अलावा हमारे गांव में एकता बहुत है। जैसे किसी एक का मसला हुआ तो वो पूरे गांव का मसला बन जाता है, चाहे आप उसमें किसी को शामिल करो अथवा ना करो, लेकिन फिर भी लोग इसमें खुद ही शामिल हो जाते हैं। इसीलिए किसी एक की भी बात पंचायती हो जाती है। अगर सरल शब्दों में कहें और सीधे सपाट ढंग से कहें तो किसी के भी मामले में लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। 1.5 फुटिया भूत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। यह भी पंचायती मामला बन गया था और पूरे गांव ने मिलकर इसे सुलझाया था।
अब मैं आपको वो घटना बताने जा रहा हूं जिसमें मेरी उससे मुलाकात हुई और उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये बात 10 साल पहले की है। सावन का महीना था, पानी खूब झमाझम बरस रहा था, बीच में रुक भी जाता था। उस दिन खूब गर्मी थी, गांव में बिजली वैसे भी नहीं आती थी। लाइट कटौती गांव में ज्यादा ही होती है। अरे भाई, सबसे आसान बात है, गांव वालों की बिजली काट दो, वे कुछ कहेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इसीलिए बिजली भी आती जाती रहती है। और मच्छर ऐसे काटते थे जैसे कमबख्त सारा खून चूस कर ही छोड़ेंगे। ऐसे ही मौसम में मैं जरा जल्दी उठा, बीवी को भी काम में लगा दिया और ढेर सारे समोसे बना डाले। आसमान की तरफ देखा, पानी भी बस आने ही वाला था। बारिश का मिजाज फिर से बन रहा था। चाय और पकौड़े ऐसे मौसम में खूब चलते हैं। तो मैंने कहा, जल्दी ही दुकान खोल दूं जाकर। मैं दुकान का कुछ सामान और ढेर सारे समोसे पन्नी में ढंग से लपेट लपाट कर निकल ही रहा था कि अम्मा ने मुझे पुकारा, अरे मुन्ना, ओ मुन्ना। अम्मा ने तो मुन्ना मुन्ना की रट लगा दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक बार चिल्लाती हैं तो फिर दूसरे की आवाज ही नहीं सुनती। इन्हें ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए ये सोचती हैं कि सब ऊंचा सुनते हैं। मैंने कहा, अम्मा क्या बात है, काहे चिल्ला रही हो? जब पता है कि मैं दुकान के लिए निकल रहा हूं तो पीछे से आवाज काहे को देती हो? इसमें शगुन खराब होता है। अब ये बात उन्हें बड़ी जल्दी सुनाई दे गई। अच्छी बात सुनाई नहीं देती, खराब बात बड़ी जल्दी सुनाई दे जाती है। वे बुरा मान गई और मुझे 2-4 गालियां देकर बोली, इतने दिनों से कह रही हूं मुन्ना कि मड़ैया की नाली को साफ करवा दे, बड़ी बदबू आ रही है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि मेरा 2 बीघा खेत है। उसी खेत में मैंने एक साझेदार से सब्जी लगवा रखी थी। वहीं पर एक मड़ैया बना रखी थी जो कमरे की तरह ही थी, जिसमें दिन में अम्मा रहने के लिए चली जाती थी और घर के लोग भी बारी बारी से चले जाते थे। इससे खेत की रखवाली होती रहती थी और जब वहां कोई नहीं पहुंचता था तो गांव के आवारा निठल्ले लोग वहां बैठकर बीड़ियां फूंका करते थे और कभी कभार 2-4 को लाकर ताश जमा लेते। इस तरह से उनका टाइम पास हो जाता था। उसी मड़ैया के पीछे की नाली भर गई थी। उसे साफ करवाने के लिए अम्मा कह रही थी। अम्मा तो बिल्कुल छेपी की तरह पीछे पड़ जाती थी। इनसे पिंड छुड़ाना मुश्किल था, इसीलिए मैंने समोसे चौके में ले जाकर रख दिए और पड़ोस में रहने वाले मजदूर कालिया को बुलाने के लिए चला गया। वो अभी नाश्ता कर रहा था। उसने कहा, आ जाऊंगा चाचा, लेकिन मैं जानता था कि वो बहुत ही कामचोर इंसान है। अगर मैं चला गया तो वो दूसरी जगह चला जाएगा और फिर अम्मा से कौन निपटेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं भी यहीं बैठा हूं, तुम आराम से नाश्ता कर लो, फिर मेरे साथ चलो। फिर मैं कालिया को लेकर अपनी मड़ैया के पास गया और कालिया को नाली के पास ले गया। मुझे यहीं पर वो पहली बार मिला। मैं नाली की तरफ गया ही था कि कोने में मुझे एक परछाई दिखी। बहुत छोटी सी परछाई थी। एक नजर में तो मैंने समझा कि ये कोई बच्चा है जो यहाँ शरारत में आकर छुपा बैठा है। अब क्योंकि ये सब्जियों का खेत था, यहाँ सांप आदि भी आ जाते थे। मैं उसे डांटने के इरादे से आगे बढ़ा कि जाऊं अपने घर में जाकर खेलो, लेकिन उसके पास आकर मैं चौंक पड़ा, क्योंकि ये ऐसा इंसान था कि जिसकी लंबाई बहुत कम थी, लगभग 1.5 फुट। उसका सिर घुटा हुआ था और शरीर का रंग एकदम काला स्याह था। मैं सिहर गया कि आखिर ये बला है कौन सी। मैंने तो आज तक इतना छोटा इंसान देखा नहीं था। वो चुपचाप ऐसे बैठा था जैसे उसे मेरी कोई परवाह नहीं है और मेरे वहां मौजूद होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पूछा, ओ भाई, कौन हो तुम और मेरी मड़ैया में क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें बिल्कुल सीधी मेरे चेहरे पर खड़ी हुई थीं। उन नजरों में न तो कोई झिझक थी न शर्म थी, बल्कि एक अजीब तरह का ढीठपना था। उसने बस इतना कहा, मिठाई मिलेगी? मुझे गुस्सा आया। मैं उससे बुरी तरह से चिढ़कर बोला, एक तो यहाँ चोरों की तरह छिपा बैठा है, अजीब हरकत है, और मांगता है मिठाई। मुझे याद आया कि कल मैंने एक बच्चे को बतासे दिए थे। कुछ बचे हुए बताशे मेरी जेब में पड़े थे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने जेब से एक बताशा निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। शायद मैं उसके साथ मखौल करना चाहता था, थोड़ा मजाक बनाना चाहता था, लेकिन वो उठा, बिना झुके बताशा को मुंह में डाला और हंसा। ऐसी अजीब धीमी हंसी मैंने किसी की नहीं सुनी थी, और फिर वो वहां से लंगड़ाते हुए चल दिया। अब आप सोचोगे कि वो बस एक भिखारी ही तो था, तो कहानी कहाँ है? तो जनाब, वो फिर आया। अगले दिन भी वो सुबह 7 बजे मेरी दुकान के सामने खड़ा था। उसी दिन संडे का बाजार था। भीड़ खूब थी,
पर मजे की बात यह थी कि उसे कोई और नहीं देख रहा था। सब अपनी अपनी चाय ले रहे थे, पकौड़ी खा रहे थे, लेकिन वो मुझसे सीधे आंखों में देखकर बोला, आज गरम समोसा है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने चाय थमा दी, लेकिन ध्यान से देखा तो उसका पैर सीधा नहीं था, ऐसे टेढ़ा था कि जैसे किसी ने लकड़ी मोड़ दी हो। फिर वो हंसा, धीमी सीटी जैसी हंसी जो बहुत ही अजीब थी। रात के करीब 9 बजे हम सब लोग खा पी कर लेट गए थे। तभी दरवाजे पर खटक खटक की आवाज आई। मैंने झल्लाकर पूछा, कौन है बे? एक बेहद कमजोर कांपती हुई आवाज आई, भैया खाना मिलेगा। मैं बाहर निकला तो घुप अंधेरा था, लेकिन दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा था। मेरी बीवी गीता ने लालटेन जलाई तो रोशनी में मैंने उसे देखा और चौंक पड़ा। ये तो वही था, सवेरे वाला अजीब आदमी। वो बोला, मैं भूखा हूं, बहुत भूखा, कुछ खाने को दे दो। गीता अंदर से बासी आलू की सब्जी और 2 सूखी रोटियां ले आई। मैंने डरते डरते उसकी तरफ बढ़ा दी। उस 1.5 फुटिया भिखारी ने रोटियां ले ली और अजीब सी हंसी हंसकर बोला, तू अच्छा आदमी है, तेरा बुरा नहीं होगा। वो बैठकर खाने लगा और फिर जब मैंने पल भर के लिए नजर हटाई तो वो गायब था। अब डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। उसके इस तरह गायब होने से मेरी समझ में आ गया कि यह जरूर कोई रूहानी बला है और मैं इसके चक्कर में फंस गया हूं। मैंने सुना था कि ऐसी आत्माएं पहले इंसान को किसी न किसी तरह से फंसाती हैं, फिर उससे जुड़ जाती हैं और मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, पूरी जिंदगी सताती रहती है। मेरे खेत में इस समय बैंगन की फसल थी और फसल बहुत बढ़िया आई थी, इसलिए अब इस समय रखवाली करनी पड़ती थी, क्योंकि जंगली नीलगाय का झुंड अगर खेत में एक बार आ जाए तो पूरी फसल चौपट कर देता है। मुझे अपनी दुकान से फुर्सत नहीं। मैंने अपने बड़े बेटे बबलू को मड़ैया में लेटने के लिए भेजा। अगली सुबह मैं उठा ही था और कुल्ला दातून कर रहा था कि तभी बबलू, मेरा बड़ा बेटा, खेत से भागता हुआ आया। उसका मुंह पीला पड़ा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने उसको डांटा, क्या है बे, ये तुझे क्या हुआ है? मिर्गी के रोगी की तरह कांप क्यों रहा है? उसने बहुत ही घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, बाबूजी, अपने खेत में जो पेड़ खड़ा है ना, उस पर कोई छोटा सा आदमी बैठा है और हंस रहा है। वो कुछ पूछने पर जवाब ही नहीं देता और कभी गायब हो जाता है, कभी दिखाई देने लगता है। पूरी रात वो ऐसे ही करता रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबूजी। मैंने अपना सिर पीट लिया कि हे भगवान, ये क्या चक्कर है। वो रात में मेरे यहां आया और यहां से सीधे मेरे खेत वाले पेड़ पर जाकर जम गया। मैंने सोचा कि मेरा बेटा कहीं डर कर मानसिक सदमे में ना चला जाए और धीरे धीरे कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ताड़ी पी ली क्या सुबह सुबह? मैंने उसको डांट दिया, खबरदार, जो अब ऐसी उल्टी सीधी बात की, इसीलिए इंसान का पढ़ना लिखना जरूरी होता है और पढ़ाई लिखाई तुमसे होगी नहीं। बबलू ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। गुस्से से मेरी तरफ देखता हुआ वो घर के अंदर चला गया। अब बात सही थी, पढ़ाई तो मैंने भी ज्यादा नहीं की थी, तो मैं उसे उपदेश कैसे दे सकता था? मैंने आपको बताया है कि मेरा गांव ऐसा है कि दूसरे के मामले में अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। बबलू मेरे पास से तो चला गया, लेकिन उसने अपने में ये बात बता दी और शाम होते होते पूरे गांव में ये बात फैल गई। अब हर कोई इस मामले में कूद कूद कर आगे आ रहा था और अपनी राय मशविरा दे रहा था। नतीजा ये हुआ कि बबलू ने रात में मना कर दिया कि मैं उस सब्जी के खेत में रखवाली करने नहीं जाऊंगा, मैं तो घर पर ही लेटूंगा। अब लो जी, बैठे बैठे मेरी ओर भी आफत आ गई। अब रात में मुझे ही वहां जाना पड़ेगा। पहले पूरे दिन चाय की दुकान में खट्टो, उसके बाद रात में भी चैन नहीं। लेकिन फिर रात में फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। अभी खाना बना ही था और सबने खाया था। मैं खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। सभी लोग सहम गए। वैसे तो अम्मा बहुत बातें करती थी और बहुत गालियां देती थी, लेकिन इस खटखट की आवाज को सुनते ही उनकी बोलती बंद हो गई और वे डर के मारे सहम कर कोने में बैठ गई। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और पूरे घर के सामने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मैंने एकदम से दरवाजा खोला और उसे पर चिल्लाया, अबे भाग यहां से, फिर से यहां धरना देकर बैठ गया। यहां तेरा क्या रखा है? यहां से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग। मेरा ही घर क्यों तक लिया है? पहले यहां आएगा फिर खेत पर पहुंच जाएगा। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, केवल यही आवाज सुनाई दी, आज मिठाई मिलेगी क्या मुन्ना भैया? अब तो मैं कांप गया। सीधी सी बात थी, मैंने नकली हिम्मत तो दिखा दी थी,
लेकिन अब फूले हुए गुब्बारे की तरह मैं भी पिचक चुका था। मैं भी एकदम खामोश हो गया और अंदर से मिठाई लाकर उसे दे दी। उसने मिठाई खाई और पलक झपकते ही गायब हो गया। अब जाकर अम्मा बोली, मुन्ना, आज मड़ैया के पीछे कौन था? काली जीजी कह रही थी कि उन्होंने किसी छोटे आदमी को देखा है जो जमीन से नहीं चल रहा, ऐसे लग रहा जैसे हवा में तैर रहा हो। मैंने अम्मा को बताया, वो यही तो था अम्मा, ये तो पीछे पड़ गया है। अम्मा भी चिंता में पड़ गई। मैं चुपचाप मड़ैया पर रात की रखवाली करने चल दिया। तभी मैंने देखा कि रास्ते में गांव का एक लड़का तुलसी चिल्लाता हुआ आ रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा, अरे रुको रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे डरे हुए क्यों हो? क्या हो गया? वो रुक गया, लेकिन उसकी सांस लुहार की धौंकनी की तरह चल रही थी। थोड़ी सांस लेने के बाद वो बेहद घबराई हुई आवाज में बोला, अरे चाचा, क्या बताऊं, मैं और गुड्डू सिंघाड़े वाली तलैया के पास दिशा मैदान को गए थे। तभी एक छोटा आदमी अचानक पता नहीं कहां से आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। हमने सोचा कोई बच्चा होगा। जब देखा तो वो बड़ा आदमी था, लेकिन देखने में छोटा था। हमारी तो डर के मारे घिघी बन गई, लेकिन वो हंसता हुआ बोला, बच्चा बनोगे? मैं तुम दोनों को भी बच्चा बना दूं? ऐसा कहकर वो हंसने लगा। तभी हम दोनों लोग वहां से भागे कि पता नहीं ये कौन सी बला है, कहीं वाकई में हम दोनों को छोटा बच्चा ना बना दे। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ भाग गया। मैं भी अपनी मड़ैया में चला गया। ये 1.5 फुटिया अब मुसीबत बनता जा रहा था। अब मजे की बात सुनिए। हमारी घर की रसोई चूल्हे की थी। इसमें गोबर के उपले और लड़कियां जलाई जाती थीं। अम्मा ने खाना बनने के बाद चूल्हे में आलू भूनने के लिए डाले और निकालना भूल गई। सवेरे अम्मा चौंका लगाने के लिए गई तो राख में छोटे छोटे हाथों के निशान थे और आलू गायब थे। अम्मा चिल्लाई, रात को कोई भूत आया होगा, अब ये सब बासी भात नहीं बचेगा। मैंने मजाक में कहा, अम्मा, बासी भात से क्या भूत डरता है? तो अम्मा बोली, नहीं, भूत खुद बासी भात खाता है, जो आदमी की रसोई में से खुद ले लेता है। घर में हम सब लोग बड़ी चिंता में पड़ गए। ये क्या हो रहा था और इस 1.5 फुटिया आत्मा या बला से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? इसी पर सोच विचार कर रहे थे कि तब तक दूसरी समस्या सामने आ गई। घर में सबसे छोटा मेरा बेटा गुड्डू है। वो 10 साल का है। रात को वो रोते रोते बोला, चाचा, मेरी खटिया पर कोई बैठा था। वो बहुत हल्का था और उसने कहा, मिठाई दो, मैं भी गुड्डू हूं। अब मेरी हालत टाइट होने लगी। ये सब अब बच्चों तक आ चुका था। अगली सुबह मेरी दुकान में एक घटना घटी। मेरे नए जूते जो मैंने बड़ी मुश्किल से खरीद पाए थे वो गायब थे। मैंने वे जूते हर जगह ढूंढे पर वे मुझे नहीं मिले। शाम को दुकान बंद करके घर को चला तो देखा कि दुकान के पीछे जूते पड़े थे, लेकिन जमीन में आधे धंसे हुए थे, जैसे किसी ने नीचे दबाने की कोशिश की हो। अब डर नहीं, गुस्सा आने लगा। मैंने ठान लिया, अब इसका पीछा करूंगा। मैं उसकी ताक में ही था और वो मौका जल्दी ही आ गया। मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि वो फिर से आ गया और मुझसे मिठाई मांगने लगा। मैंने उसको मिठाई दे दी। जैसे ही वो चला, मैंने दुकान छोड़ी और उसका पीछा करने लगा। वो पुराने स्कूल के पीछे बबूल के पेड़ तक गया और एक पल में गायब हो गया। मैं बचपन से इस पुराने स्कूल की टूटी फूटी इमारत को देखता आ रहा हूं। इस इमारत में लोग जाते हुए भी डरते हैं। कहते हैं एक जमाने पहले यहाँ एक स्कूल था और वो जब बहुत पुराना जर्जर हो गया तो दूसरी जगह सरकारी स्कूल बन गया। लेकिन ये इमारत वैसे ही पड़ी रहती है। वहां जाकर और तो कुछ दिखाई नहीं दिया। इतना जरूर पता चल गया कि स्कूल के पीछे जो बबूल का पेड़ है उसी के पास जाकर वो गायब हुआ, तो जरूर बबूल के पेड़ से और स्कूल से ही इसका संबंध है। मैं वापस दुकान पर लौट आया। अब बात आगे बढ़ रही थी। मेरा परिवार एक छोटे से 1.5 फुटिया इंसाननुमा डर से उलझता जा रहा था। ये डर एक भिखारी की शक्ल में आता, पर हर दिन खाने के लिए कुछ ले जाता। अभी तक उसने कोई नुकसान नहीं किया था, इसीलिए मैं डरता तो जरूर था, लेकिन उसे बहुत हल्के में ले रहा था और इसका नतीजा भी सामने आ गया। आज रात को वो फिर आया और उसने मुझसे मिठाई मांगी तो मैंने साफ मना कर दिया और कहा, चल निकल यहां से, ये तेरा रोज रोज का धंधा है, मेरा नुकसान होता है। उसका मैं क्या करूं? वो मेरी तरफ देखकर अजीब सी हंसी हंसा और गायब हो गया। रात में गुड्डू मेरे पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, पापा, वो मेरे पास फिर आया था, कह रहा था आज बर्फी नहीं दी, मैं तो तुम्हारी आवाज बंद कर दूंगा। मैं चौंका और हैरानी से पूछा, आवाज बंद कर देगा? गुड्डू ने कहा,
और उसके पास एक पुराना सा झोला था जिसमें वो कुछ भर रहा था। उसमें मेरा खिलौना रिक्शा डाल लिया और आज उसने मेरी आवाज मांगी। मैंने मन में सोचा कि ये बच्चा ऐसी घटनाएं देख देख कर डरा हुआ है, इसीलिए बातें बना रहा होगा। पर उसी रात गुड्डू बोल ही नहीं पाया। अगले दिन तक उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। मैं जल्दी से जल्दी डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने भली भांति जांच करके बताया, सांस तो ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, शायद डर गया है। अम्मा ने देसी इलाज में गुड़ और तुलसी का रस दिया, लेकिन गुड्डू की आंखों में वही डर था। उसकी आवाज फिर भी नहीं निकली। अम्मा ने मुझसे कहा, यह सब तेरी वजह से हुआ, तू तो है ही ऐसा। अगर तूने मिठाई देने से मना नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। उसने मिठाई मांगी थी, वो नहीं मिली, इसलिए नाराज हो गया। आज मिठाई रखकर देखो। मैंने दरवाजे पर मिठाई रखी, लेकिन वो 1.5 फुटिया मेरे यहां नहीं आया। सब तरकीबें बेकार गईं। अगली सुबह जब मेरी पत्नी गीता ने रसोई में चूल्हा साफ किया तो देखा हांडी में भात नहीं, राख भरी थी। अब अम्मा भी समझ गई, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैंने ये बात अपने दोस्त भोला कक्का को बताई, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले, अरे मुन्ना बच्चा है, घबरा गया होगा, इन सब बातों में मत पड़ो, कोई भूत वूत नहीं होता। सब उपाय करके देख रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। 2 दिन बाद भोला कक्का की पोती ने उनसे कहा, बाबा एक छोटा आदमी मेरे कमरे में आया था, बोला तुम्हारी गुड़िया चाहिए। अब भोला कक्का के चेहरे पर घबराहट के मारे हवाइयां उड़ने लगी। वो बहुत घबरा गए और बोले, मुन्ना तुम ठीक कहते थे, ये 1.5 फुटिया की आफत मेरे यहां भी आ गई है। अब मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैं किसी भी तरीके से 1.5 फुटिया को पकड़ना चाहता था। एक रात मैंने दुकान के पीछे एक पुरानी खटिया डाल ली और वहीं सो गया, ताकि अगर वो आए तो पकड़ सकूं। साथ में एक मुर्गा भी बांध दिया, जो कुछ भी हिले तो बोले। रात के कोई 2:30 बजे खटिया की रस्सी कड़ाक से टूटी। मैं उठा तो मुर्गा गायब था। सिर्फ एक चीज रह गई थी, एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया जिसमें आंखें बनी थीं और मुर्गे की पंखों से लिपटी थीं। और एक चमत्कार हो गया। अगली सुबह गुड्डू बोलने लगा, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। अब उसकी आवाज कुछ भारी और बूढ़े लोगों के जैसी हो गई थी। अम्मा तो रो पड़ी, हाय राम, अब इसकी आवाज कैसी हो गई है? ये बच्चा है या कोई पुराने जन्म वाला बाबा? मैं हर तरीके से उसके बारे में पता करना चाहता था। एक सूत्र और भी था, और वो मेरे दादाजी का पुराना खपरेल था। उनकी मौत के बाद वो खपरेल किसी ने नहीं खोला था। उसमें उनकी बहुत सारी चीजें थीं जो और सब लोगों के लिए कबाड़ थीं। आज मैंने फैसला किया कि उनके बक्से से सारी चीजें निकाल कर देखूंगा। क्या पता पुराने जमाने की कोई ऐसी चीज मिले जिससे कुछ पता चले। उसकी दीवार पर एक छोटी लकड़ी की अलमारी थी जो सालों से किसी ने नहीं खोली थी। जब उसे खोला तो अंदर बहुत सारे पुराने कागजों और दादाजी की जरूरत की चीजों के बीच में एक पुराने कागज का खिलौना और एक टूटी तस्वीर मिली, जिसमें एक आदमी था, कद में बहुत छोटा, लेकिन चेहरा साफ था। ये वही 1.5 फुटिया भिखारी था। फोटो के पीछे लिखा था, कैलाश, गांव का सबसे छोटा आदमी जो कभी बड़ा बनना चाहता था। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब आदमी इन चीजों में फंस जाए तो उसकी क्या हालत होती है। अब मैं कहानी के उस मोड़ पर आ गया हूं जहां 1.5 फुटिया घर के भीतर तक घुस आया। रात के लगभग 3 बजे मैं, गीता और अम्मा सब रसोई के पास से एक अजीब सी खरखराहट सुन रहे थे। मैंने लालटेन उठाई और देखा वो रसोई की देहरी पर खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो बुदबुदाया, मिठाई खाऊंगा, लेकिन मिठाई नहीं है, अब मैं किसकी आवाज ले जाऊं? ये देख सुनकर हम लोगों की डर के मारे घिघी बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हम लोगों की आहट सुनी, वो तुरंत गायब हो गया। अब मेरी अम्मा, जो बचपन से जमीन से जुड़ी और मजबूत सोच की हैं, उन्होंने कहा, चाहे भूत ही क्यों ना हो, खाना उसे भी चाहिए। इसे डर से नहीं, अक्ल से भगाना होगा। अम्मा ने 4 चीजें तैयार की, मिट्टी के दिए में गरम देसी घी की बूंदी, गुड्डू की पुरानी तस्वीर, एक थाली में दादाजी के जमाने के पुराने सिक्के और एक लकड़ी की चम्मच। रात को ये सब स्कूल के पीछे बबूल के पेड़ के पास रख दिया। स्कूल के बबूल वाली बात मैंने अम्मा को बता दी थी। अगली सुबह हम सब देखने गए तो बूंदी की कटोरी खाली मिली। सिक्के गायब थे, लेकिन चम्मच जमीन में उल्टी घड़ी हुई थी और पास की मिट्टी में छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान थे।
हम गुड्डू की आवाज लौटाने के लिए 1.5 फुटिया को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। हम चाहते थे कि कैसे ना कैसे 1.5 फुटिया खुश हो जाए। अब इस 1.5 फुटिया की बातें सिर्फ हमारे घर की नहीं रह गई थी, वो गांव में सबके यहां जाने लगा था। दूध वाले रमिया ने एक दिन दुकान पर ही बोल दिया, भैया कल रात हमारी भैंस की रस्सी खोल दी किसी ने और भैंस सीधी पोखर में घुस गई। सुबह जब ढूंढा तो भूसे के ढेर पर एक छोटा झोला पड़ा था जिसमें गुड़ की डली और एक टूटी खड़ाऊ रखी थी। लोग अब समझने लगे थे ये वही 1.5 फुटिया हैं। एक रात मैं और अम्मा खाना खा रहे थे। अचानक घर के पीछे जो पुराना आम का पेड़ है वहां से हंसी सुनाई दी। वो कोई बच्चा नहीं था, वो बड़े इंसान की हंसी थी, मगर पतली और नाक से निकलने जैसी थी। और फिर आवाज आई, मिठाई नहीं दी तो गुड्डू का काम हो गया, अब किसका नंबर है? मैं चिल्लाया, अरे कौन है रे? लेकिन जब टॉर्च लेकर बाहर निकला कुछ नहीं दिखा। सीता चाची हमारे पड़ोस में रहती थी, पक्के घर वाली। एक दिन उन्होंने बताया, बहू बाल्टी में पानी भरकर ले जा रही थी, कभी किसी ने बाल्टी पकड़ ली और फिर बाल्टी में एक मिट्टी की गुड़िया गिर गई। गुड़िया में आंखें बनी थी, छोटी कटोरी जैसी। मैंने बताया, ये तो वही 1.5 फुटिया का काम है। अब उसने घर घर घूमना शुरू कर दिया। अब घर में सब घबरा भी चुके थे और पक भी चुके थे। गुड्डू की सही आवाज तो धीरे धीरे लौट आई, मगर अभी भी वो डर के मारे रात को बिस्तर में पेशाब कर देता था। अब गांव में सबकी नजरें चौकस रहने लगी थी। क्या पता 1.5 फुटिया कब आ जाए और क्या करामात कर जाए, इसका कुछ पता नहीं था। दूध बेचने वाले लल्लन यादव ने बताया, एक दिन मेरी गाय अचानक कांपने लगी जैसे कोई उसका पिछला पैर दबा रहा हो। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन वहां से भागते हुए किसी के छोटे पांव के निशान मिले और बाड़े में एक छोटी लाल ऊन की टोपी गिर गई थी। टोपी बिल्कुल बच्चों की, लेकिन अंदर से गंदी और फटी हुई थी। यानी कि गांव में हर आदमी की एक कहानी थी जो 1.5 फुटिया से मिल चुका था और 1.5 फुटिया सबको अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। लेकिन उसका मकसद क्या था ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। हर आदमी 1.5 फुटिया के बारे में अपनी अलग अलग राय बता रहा था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि आखिरकार वो हैं क्या। हमारे मोहल्ले के पास एक बूढ़ी दादी थी, कमला दादी। थोड़ी बहुत पगली मानी जाती थी, लेकिन सब उनका लिहाज करते थे। एक दिन वो मेरी दुकान पर आई और बोली, बबुआ तू डरता क्यों है उससे? वो तो कैलवा था, बचपन में तुम्हारे बाबूजी के साथ खेलता था। सब उसे चिढ़ाते थे, अरे छोटा, अरे लिलुआ, वो एक दिन अचानक गायब हो गया। पता नहीं वो सही कह रही थी या गलत, क्योंकि उनका पूरा दिमाग ठिकाने से तो था नहीं। मैं चौंका, कैलवा? ये कौन है? उन्होंने बताया, ये वही है 1.5 फुटिया। इसका नाम कैलाश था। उसका सपना मुझे आता है। वो कहता है, अब सबको छोटा करूंगा, जैसे मुझे सब छोटा समझते थे। अब मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि हो ना हो, ये एक ऐसे इंसान की आत्मा है जो अपने शरीर की कमी के कारण सताया गया, उसको छिड़ाया गया। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो गायब कहाँ हो गया। ये तो पता लगाना अभी बाकी था। यहाँ पूरे गांव के लोग परेशान थे कि इस 1.5 फुटिया की हरकतों को कैसे बंद किया जाए, इसे कैसे शांत किया जाए। दूसरी तरफ उसके कारनामे जारी थे। गांव में रात में चौकीदारी करने वाले परसू ने देखा कि कोई बहुत छोटा इंसान पूरा कंबल लपेटे हुए पंडित जी के घर के पिछवाड़े से निकला। उसके हाथ में बर्फी का डिब्बा था। जब परसू ने आवाज लगाई, ए रुक, कौन है बे? तो वो बोला, हम बर्फी वाले बाबा हैं, बड़ों से बर्फी मांगते हैं। बच्चों से आवाज, और फिर वो झाड़ियां में गायब हो गया। 1.5 फुटिया की समस्या को हल करने के लिए गांव में प्रधान ने पंचायत बुलाई, जिसमें सभी लोग गए, लेकिन इसमें औरतों की भीड़ ज्यादा थी। सबसे कहा गया कि गांव में कोई किसी कैलवा या कैलाश के बारे में जानता हो, वो बताए। मेरे दादाजी की अलमारी से जो फोटो निकला था वो सबको दिखाया गया, तो उसे कई लोगों ने पहचान लिया। ललिता बुआ बोली, अरे ये तो कैलाश है, जिसे हम कैलवा कहते थे। हम जब बच्चे थे तो कैलवा नाम का एक लड़का सच में था। उसका घर वहीं पोखरे के पार बरगद के पास हुआ करता था। मास्टर विनोद जो गांव के स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने बताया, बचपन में कैलवा मेरे साथ पढ़ता था। कद में बहुत छोटा था, लंगड़ाता भी था, मगर पढ़ने में वो तेज था। पर बच्चे उसे हमेशा चिढ़ाते थे, 1.5 हड्डी वाला, लेलुआ, आधा आदमी। एक दिन जब उसने स्कूल में सवाल पूछा तो मास्टर जी ने ही डांट दिया, तू क्या करेगा पढ़कर? जाकर भीख मांग। और कैलवा स्कूल छोड़ के कहीं चला गया। ये बात सुनते ही पंचायत में एकदम सन्नाटा छा गया।
आगे गंगा चाची ने बताया, मास्टर के डांटने के बाद वो घर आया था और उसने रोकर सारी बातें अपने बाबूजी को बताई तो उसके बाबूजी ही उस पर गुस्सा हो गए, उल्टा उसको ही डांटने लगे और उस रोज उसे दुत्कार दिया था। तू क्या करेगा जी के, आधा आदमी है ना, हड्डी ठोस ना अक्ल पूरी। ये बात कैलाश ने खुद अपने साथी बच्चों को बताई थी। उसे अपने बाबूजी की बात बहुत चुभ गई थी। अगर बच्चे और मास्टर कहते तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन खुद उसको पैदा करने वाले उसके बाबूजी ही जब ऐसी बात कह रहे थे तो वो बेचारा क्या करता। अब वो जैसा भी था उसमें उसकी तो कोई गलती थी नहीं, वो तो भगवान की मर्जी थी, उसमें वो क्या कर सकता था। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया, आज तक दिखाई नहीं दिया। फिर गंगा चाची कहने लगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 1.5 फुटिया वही कैलवा है। गांव के प्रधान ने कहा, आज तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन ये पता चल गया कि 1.5 फुटिया इसी गांव का रहने वाला कैलाश है। इसकी आत्मा को शांत करने के लिए क्या क्या समाधान होने चाहिए, ये सभी गांव वाले खूब सोच विचार लें और सब अपनी अपनी राय आकर बताएं। अगले इतवार को यहाँ फिर पंचायत जुड़ेगी और कैलाश यानी कि 1.5 फुटिया की आत्मा की शांति के लिए जो उपाय करना चाहिए वो हम सब मिलकर करेंगे। इसके बाद पंचायत खत्म हो गई, सब अपने अपने घर वापस लौट गए। इस पंचायत के 2 दिन बाद की बात है, जब सब खेतों में थे, मैं अकेले घर पर था। गुड्डू चुपचाप खाट पर सोया था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं आलस के मारे उठा नहीं, मैंने लेटे लेटे ही पूछा, कौन है? उधर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा, इसलिए मैं फिर भी नहीं उठा। जब दरवाजा फिर से खटखटाया गया तो मैंने झुंझलाहट में कहा, बताते क्यों नहीं कौन हो? और फिर दरवाजे की झिड़री पर मैंने अपनी निगाह जमा दी तो मैं चौंक गया। वो एक छोटा सा साया था जो दरवाजे की झिरी से देख रहा था। उसने कहा, अब की बार अगर तू दूध और मिठाई नहीं देगा तो गुड्डू को फिर चुप कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कांप गया। गुड्डू की आवाज वापस लाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किया, झाड़ फूक, मंदिर, मस्जिद, दुनिया भर के टोटके, ताबीज, दवा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। और जब इस 1.5 फुटिया ने चाहा वो तभी ठीक हुआ। अब तक मेरे दिमाग ठिकाने आ चुके थे और अब मैं 1.5 फुटिया से थर थर कांप रहा था। मैंने प्रार्थना भरी आवाज में धीरे से पूछा, क्या चाहिए रे तुझे? मुझे सब बता दे और ये भी बता दे भाई, तू कौन है, तेरी क्या परेशानी है? हम भी इंसान हैं, सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तेरी बात को समझेंगे नहीं या तेरे दुख को नहीं समझेंगे। इतना तो मैं जान गया हूं कि तू एक अच्छी आत्मा है। अभी तक तूने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम तेरी आत्मा की शांति के लिए वो सब कुछ करें जिससे तू शांत रहे और तुझे मुक्ति मिले। मेरी बात को सुनकर उसने गौर से मेरी तरफ देखा और कहा, तू कहता तो सही है, तू अच्छा इंसान है, इसलिए मैं अपनी सब बातें तुझे बता रहा हूं। मुझे बस मिठाई, अच्छा खाना और सुनवाई चाहिए। कोई सुने कि मैं भी कोई था, कोई समझे कि मुझे भी कोई दुख था जब दुनिया में कोई जन्म लेता है और किसी अधूरेपन के साथ या किसी कमी के साथ जब वो बड़ा होता है तो सब उसे ताना मारते हैं और सबके ताने उस इंसान को कितना दुख पहुंचाते हैं इस बात को कोई नहीं समझता। लेकिन मैं सहते सहते टूट गया था, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मेरा नाम कैलाश था, मैं गरीब घर में जन्मा तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे भगवान ने बौना बनाकर पैदा किया, ऊपर से लंगड़ा भी। मेरी माँ और बापू मुझसे नफरत करते रहे क्योंकि मेरी वजह से उन्हें अपमान झेलना पड़ता था। वे हमेशा मुझे डांटते रहे। संगी साथियों ने मेरा मजाक उड़ाया और स्कूल में मास्टर ने भी मुझे ताना दिया। मुझे कभी ढंग से अच्छा खाना और मिठाई तो मिला ही नहीं। उस दिन जब मुझे मास्टर ने डांटा, बाबूजी ने भी डांटा, तो मैंने गांव के बाहर जंगली कुएं में कूदकर जान दे दी। आज तक मेरी हड्डियां उसी में पड़ी हुई हैं, वहां कोई जाता भी नहीं। तभी किसी को पता ही नहीं चला। मैं तो आज तक वहां बड़ी शांति से मौत की नींद में सो रहा था। तभी एक दिन मुझे कुछ लोगों ने जगा दिया। वे चोर थे। उन चोरों ने कुएं में अष्टधातु की मूर्ति चुराकर डाली है, जो कहीं किसी मंदिर से चुराई है, और उन्होंने मुझे सोते से जगा दिया। अब मेरी हड्डियों को निकलवा कर मेरा दाह संस्कार करवा दो। इतना कहकर 1.5 फुटिया गायब हो गया। अगले संडे को फिर पंचायत जुड़ी। ठाकुर साहब, मास्टर विनोद और सारे गांव वाले अब एक मत थे। फैसला हुआ हम उसे खोज निकालेंगे। बाबूलाल हलवाई बोला, हमने गलती की है। गांव ने उसे छोटा समझा। हालांकि वो आत्मा है, पर वो हमारे लिए भूत नहीं है, हमारे लिए हमारा दोस्त है और शायद भूखा है।
सबने तय किया अगली रात से सब घरों में एक कटोरी में खाना रखा जाएगा। अच्छा खाना, नमक, गुड़ रोटी और मिठाई, सब चीजें रखी जाएंगी। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और अगर वो आए तो इस बार उसे भगाया नहीं जाएगा, बात की जाएगी। उसी दिन सूचना देकर पुलिस को बुलवाया गया। पुलिस को अष्ट धातु की बनी मूर्ति वाली बात बताई गई। उस मूर्ति के कारण पुलिस वालों की आफत थी। वे उस मूर्ति की तलाश कर रहे थे। उनकी बहुत किरकिरी हो रही थी। पुलिस ने गांव के बाहर वाले जंगली कुएं को पुलिस ने साफ करवाया। कुएं में अष्ट धातु की मूर्ति मिली तो पूरे इलाके में टहलका मच गया। उसी के साथ एक छोटा सा कंकाल निकला। पूरे गांव वालों ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उस कंकाल का दाह संस्कार किया और एक छोटी सी समाधि बना दी। अगली रात पूरे गांव में हर घर की चौखट पर एक छोटी कटोरी रखी गई। हमारे घर के आंगन में भी अम्मा ने झूठ बोले बिना बस रोटी और थोड़ा नमक रख दिया। रात एकदम शांत बीती। सुबह जब उठे सभी कटोरियां खाली थी। कोई तो आया था लेकिन किसी ने कोई खटर पटर नहीं सुनी। बस एक बात सबने नोट की कि हर खाली कटोरी में एक चीज छोड़ गया था, वो बच्चों के पुराने खिलौने, मिट्टी की बनी गुड़िया, टूटी पेंसिल और एक पुराना सिक्का। अब लोग उसे भूत नहीं कहते, वो सिर्फ कैलवा है। और अब गांव जानता है कि अगर कोई बच्चा कमजोर दिखे, अधूरा लगे या अजीब हो तो उसे चिढ़ाना मत, वरना वो छोटा होकर एक दिन सबको बहुत बड़ा सबक दे देगा। और ये सबक भी कि हम अपनी दुनिया में जीते हैं, उसके आसपास एक और भी दुनिया होती है, चाहे उसे हम माने या ना माने। और वो दुनिया आत्माओं की होती है। आत्माएं भी होती हैं और सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जो इंसानों की जिंदगी छीन लेती हैं, तो कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो अपने दुख का एहसास तो सबको दिलाती हैं लेकिन किसी की जिंदगी नहीं छीनती हैं। ये कैलाश भी उनमें से एक था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले पुष्पा राणा हैं नागपुर से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, राबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, गबी सिंह हैं पंजाब से, रब्बी आलम हैं बेंगलुरु से, मनीष यादव हैं यूपी से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर से, रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, साहरान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, रितु थापा हैं मिरुट से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।